Hello friends, welcome to my channel A to Z Banking and Technology. And today we are going to discuss the very interesting topic, the onward lending and how it is different from the retail lending. So more or less this topic will be covered the onward lending processes, what the key parameters we should check whenever we are funding to any MFI, NBFC or as a lender to any bank or NBFC. So let's start the topic. First of all, we need to understand what is the onward lending. So guys, as we have already discussed in my previous video, okay, what is the onward lending and how it is different from the retail lending. So let's understand, okay, what is the wholesale lending and key parameter and the process. So wholesale lending to any NBFC play a very vital role supporting their operations and helping them provide the loans to individual and businesses. So when engaging in a wholesale lending to NBFC, it is crucial to evaluate the range of factors that ensure lending process is secure and profitable and sustainable. So basically what it is saying is कि जब भी हम किसी NBFC को wholesale lending जिसे हम onward lending बोलते हैं प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सो लेट्स ब्रेक डाउन द प्रोसेस एंड की पैरामीटर्स दैट नीड टू बी चेक बिफोर लेंडिंग टू एनी एनबीएफसी. सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर होता है दैट इज योर प्रमोटर्स ऑफ एनबीएफसी. कि जो प्रमोटर है एनबीएफसी के वो कौन है, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है और वो प्रीवियसली उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है. तो दैट इज द मेजर की फैक्टर इन फंडिंग एनी प्रमोटर. और इफ एनी और अगर हमारे जो कंपनी है जो कि फंड देने जा रही है वो अगर प्रमोटर को बाय पर्सनली और बाय प्रोफेशनली जानते हैं दैट इज ऑल्सो ड्रॉ ए वेरी गुड कंफर्ट इन फंडिंग एनबीएफसी और ऑनवर्ड लेंडिंग. देन आ जाता है हमारा बिजनेस मॉडल कि हमारी जो एनबीएफसी है जिसको हम लोन देने जा रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है. बिजनेस मॉडल से मतलब है कि वो जो किस प्रोडक्ट में डील कर रही है, क्या प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट आपके मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे आपका पर्सनल लोन है अनसिक्योर्ड का, या आपका बीएल हो सकता है, या आपका वो एचएल हो सकता है सिक्योर्ड में, या ऑटो लोन हो सकता है सिक्योर्ड में, या गोल्ड लोन हो सकता है सिक्योर्ड में, या फिर वो डिजिटल लेंडिंग करता हो अनसिक्योर्ड में. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो जनरली मार्केट में एनबीएफसी ऑफर करती हैं, या फिर वो एमएफआई सेक्टर हो सकता है जिसमें वो अनसिक्योर्ड एमएफआई करती हैं, जेएलजी लोन जिसे हम बोलते हैं. तो इन इन प्रोडक्ट्स मॉडल में उनका क्या प्रोडक्ट में वो डील कर रही हैं, प्रोडक्ट वाइज क्या प्रॉफिटेबिलिटी आती है. बिजनेस मॉडल को समझने के बाद आपको उसका रिवेन्यू मॉडल समझना है कि रिवेन्यू मॉडल क्या है, कि कितने का वो प्रॉफिट मेकिंग फर्म है या नहीं है, क्या उनका एयूएम है. एयूएम का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट. तो कितना उनका एयूएम है. अब एयूएम जो है दो तरह का हो सकता है कि उसका ऑन एयूएम क्या है और उसका मैनेज्ड एयूएम क्या है. मैनेज का मतलब है बीसी, कि बीसी पार्टनर जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू बना हुआ मैनेज पोर्टफोलियो है वो क्या है. तो जनरली हमारा फोकस जो होता है ऑन्ड प्लस मैनेज दोनों पे रहता है, बट हम प्रीफर करते हैं कि ऑन्ड पोर्टफोलियो वाले कस्टमर को ज़्यादा ही वैल्यू दिया जाए. तो चलिए, एक हो गया बिजनेस मॉडल, देन हो गया आपका रिवेन्यू मॉडल. एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि आपका रिवेन्यू जो है वो प्रॉफिट में हो, आपका जो पैट हो वो प्रॉफिटेबल हो. रेवेन्यू प्रॉफिट में होना चाहिए आपका, मतलब ग्रोइंग में होना चाहिए, ग्रोथ में होना चाहिए, पैट होना चाहिए. और आपका जो क्वार्टर जो इंटरीम पीरियड है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर दिसंबर में फाइल आई है तो दिसंबर के हिसाब से जो अप्रैल 24 से लेके टिल दिसंबर तक का जो क्वार्टर है इंटरीम पीरियड वो प्रॉफिटेबल है या नहीं. तो ये हो गया. देन इसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सो दैट इसको नीचे ले लेता हूँ. ओके. थर्ड, जब हमने देख लिया प्रमोटर को, देख लिया हमने, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख ली, फाइनेंशियल्स देखने होते हैं, फाइनेंशियल्स पैरामीटर. सो फाइनेंशियल्स पैरामीटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. तो इसमें एक है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पैट. हमने देख लिया पैट ग्रो होते रहना चाहिए. सिमिलरली जब रिवेन्यू ग्रो होगा तो पैट भी ग्रो होगा. तो इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का जो है ग्रोथ हमें यहाँ दिखता चाहिए, जिसके रेशियो को हम देखने के लिए यहाँ पे निम का फॉर्मूला यूज करते हैं. देन फिर हमारा आना चाहिए करंट रेशो वर्सेस करंट लायबिलिटी. देन इसके बाद हम डीएससीआर देखते हैं, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो.
देन इसके बाद हम डेप्ट इक्विटी देखते हैं कि डेप्ट इक्विटी क्या है, कि टोटल डेप्ट कितना लिया हुआ है और इक्विटी कहाँ से ली हुई है। देन इसके बाद हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखते हैं, जिसे हम CAR बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो बेसिकली CAR क्या होता है कि जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्टर ने प्रमोटर में लगा रखा है, उसका वेटेज एसेट के हिसाब से क्या रेशियो है, जो कि जनरली RBI ने बोला हुआ है कि 15% होना चाहिए वेटेज असेट वर्सेस कैपिटल इन्फ्यूज जो हमारे प्रमोटर ने किया हुआ उसका। देन हमारा इसके बाद आ जाता है आपका गियरिंग रेशियो। गियरिंग में हम क्या करते हैं, गियरिंग में बेसिकली डेप्ट इक्विटी ही होता है, बट इसमें आउटसाइड लायबिलिटी जो होती हैं वो सारी भी कवर की जाती हैं। तो गाइस ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा जो हम पोर्टफोलियो पैरामीटर पे जो देखते हैं, पोर्टफोलियो पैरामीटर का मतलब हो गया जो आपने पोर्टफोलियो AUM देखा, AUM जो है उसमें क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं उसको एक बार ही समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। पोर्टफोलियो पैरामीटर हम इसे बोलते हैं। पोर्टफोलियो पैरामीटर में सबसे पहले आपको देखना है जो AUM है, जिसे हम असेट अंडर मैनेजमेंट बोल रहे हैं, वो AUM ग्रोथ होना चाहिए ईयर ऑन ईयर। फॉर एग्जांपल अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में, फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर 23 में उसका AUM अगर 150 करोड़ का था, तो वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 200 करोड़ के अप्रोक्स होना चाहिए, या एटलीस्ट इससे ग्रोइंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें डिप हो गया। देन इसके बाद अगर AUM की बात करें तो यहाँ पे ऑन्ड AUM और मैनेज्ड AUM, वो दोनों आपको देखना है कि दोनों ही ग्रोइंग होने चाहिए। या मैनेज में अगर डिक्लाइन भी है तो वो क्या रीज़न है, क्या वो मैनेज BC बंद कर रहे हैं, या ऑन्ड में अगर डिक्लाइन हो रहा है तो उसका क्या रीज़न है। फर्स्ट हमें ये देखना है। देन उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, पार। पार हमें उसको बोलते हैं जहाँ प्रॉफिट, सॉरी, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एट रिस्क, तो इसको हम पार बोलते हैं। पार बेसिकली क्या होता है कि जो आपके NPA बकेट्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा कोई भी पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ का कोई पोर्टफोलियो है, तो उसमें से आपकी अगर कलेक्शन एफिशिएंसी 90% है, तो 90 करोड़ जो है वो आपके रेगुलर कस्टमर है, जो आपके रेगुलर EMI पे कर रहे हैं। देन आपका स्टार्ट होता है 0 to 30 बकेट के, जीरो से 30 बकेट में कौन से कस्टमर हैं। फॉर एग्जांपल 0 से 30 बकेट में आपके 5 करोड़ के कस्टमर हैं, तो ये वो है कस्टमर है जो उनकी EMI ड्यू हुई, बट उन्होंने बाउंस कर दी, और अभी आपको विद इन वीक में, 10 दिन में, 15 दिन में, या मैक्स टू मैक्स 30 डेज में आपको पे कर देते हैं। तो ये 5 करोड़ है। अब 31 to 60 डेज में आपके फॉर एग्जांपल 3 करोड़ है, तो ये वो कस्टमर है जो आपके 30 डेज भी क्रॉस कर चुके हैं, बट अभी दूसरा महीना चल रहा है और 60 डेज के अंडर अंडर में है, तो ये 3 करोड़ हो गया। अब तीसरा बकेट आता है इसमें 61 to 90 डेज। 61 to 90 डेज में आपका फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, और 90 + 120 डेज, ये आपका 0.5 करोड़ है, और 120 to 180 आपका 0.5% है। तो अगर आप देखेंगे तो रेगुलर से लेके आपका अप टू 90 डेज, ये सारे जो एसेट हैं, जो ये पोर्टफोलियो है, इसको हम स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में काउंट करते हैं एज पर RBI गाइडलाइन, कि ये हमारे सारे स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। 61 टू सॉरी 90 टू अबो जो प्रोडक्ट हैं, उसको हम NPA ट्रीट देते हैं, कि ये NPA ट्रीट में है, कि ये प्रोडक्ट जो है, ये पोर्टफोलियो जो है NPA है, जिसे हम ग्रॉस NPA बोलते हैं। बट इसमें आपका 90 डिपेंड करता है कि आपकी NBFC कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, NBFC जो है वो 3 टाइप की होती है। एक होता है बेस लेयर NBFC, एक मिडिल लेयर NBFC, और एक अपर लेयर NBFC। सो अगर आपकी बेस लेयर NBFC है तो आपका जो ये 90 टू लेके एंड अबव हो सकता है, और ये आपका ग्रॉस NPA में काउंट होता है। इसके बाद आपका नेट NPA होता है। नेट NPA क्या होता है कि जो ग्रॉस NPA हमने शो किया है, फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस NPA मेरा 2 करोड़ का है और हमने उसमें कुछ प्रोविजनिंग करी है, लेट्स से कि हमने उसमें 1.5 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रही है, तो मेरा नेट NPA जो है वो सिर्फ 50 lakhs का होगा। तो ये हमारा NPA होता है। तो अब इसमें हम NPA परसेंटेज भी देखते हैं कैसे निकलता है, कि जैसे मैंने बोला 100 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो है, जिसमें से मेरा 2 करोड़ का जो है ग्रॉस NPA हुआ, 2 करोड़ का मेरा GNPA हुआ,
तो ये मेरा 2% जो है वो ग्रॉस एनपीए है, और 0.5 जो है मेरा 0.5% जो है मेरा एनएनपीए है, बिकॉज मेरा 50 लाख रुपए का ही एनएनपीए है। ठीक है, तो ये हम ऐसे पोर्टफोलियो पे देखते हैं। अभी इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो हम फोर्थ पॉइंट पे थे जहाँ पे हम पोर्टफोलियो के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एयूएम क्या होता है। देन हमने जीएनपीए और एनएनपीए, ग्रॉस नेट जीएनपीए और नेट एनपीए को हमने डिस्कस किया। देन हमने बकेट वाइज जो पार डेटा होता है, पार जिसे हमने समझा कि पोर्टफोलियो एट रिस्क क्या होता है, वो समझा। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है इस पोर्टफोलियो कट्स के अंदर देखने का, कि आपका मंथ ऑन मंथ डिसबर्सल क्या हो रहा है, कि मंथ ऑन मंथ डिसबर्सल आपका ग्रो हो रहा है या स्टेंजेंट है या डिक्लाइन हो रहा है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। देन इसमें आप देखिए कि आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी क्या है। कलेक्शन एफिशिएंसी, जैसे हमने आपको बताया कि 100 करोड़ का अगर मेरा पोर्टफोलियो था, आउट ऑफ उसमें 90% जो है, 90 करोड़ मेरा रेगुलर है, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी फॉलोअप नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक पेमेंट आ रही है। तो मेरा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 90% है। ठीक है, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एएलएम, असेट लायबिलिटी मिसमैच। तो असेट लायबिलिटी मिसमैच क्या होता है, लेट्स से एक समझते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ, कि अगर मेरी कोई गोल्ड लोन की कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरी गोल्ड लोन की कंपनी है जिसमें मैं टेन्योर जो है वो 6 महीने या 12 महीने या 1 साल के लिए, या दो, फॉर एग्जांपल 18 महीने के लिए लोन देता हूँ, जो ये रिटेल बोरोवर है उसको। तो हमने जो हमारा टेन्योर है वो हमारा 6 से लेके 18 महीने तक का मेरे को लोन मिलता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने लोन उठाया हुआ है, जो एनबीएफसी ने लोन उठाया हुआ है, वो सिर्फ 12 महीने के लिए उठाया हुआ है। कि एनबीएफसी ने उसे 10 करोड़ का लोन दिया है, लेकिन वो सिर्फ 12 महीने के लिए है। तो इसमें क्या होगा, जो आपके 18 महीने वाले टेन्योर हैं उसकी रीपेमेंट आपको आएगी नहीं। या फॉर एग्जाम्पल, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जहाँ पे सिक्योर्ड लोन का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो होम लोन है या लैप है, वो 15 साल से लेके 20 साल तक का लोन होता है ना। बट हमारे को जो लोन मिलता है, और जो ये आपका ऑनवर्ड लैंडिंग है, ऑनवर्ड लैंडिंग की जो टेन्योर है, वो टेन्योर 12 महीने से स्टार्ट होके मैक्स टू मैक्स 36 मंथ्स तक जाती है। तो आप मान के चलिए आपका 1 साल से लेके 3 साल तक का ऑनवर्ड लैंडिंग आपको मिलता है। बट आप जो मार्केट में बांट रहे हैं रिटेल कस्टमर को, एंड यूजर कस्टमर को, वो होम लोन बांट रहे हैं आप 20 साल के लिए, और लैब बांट रहे हैं 15 साल के लिए। तो आप ये देखिए कि जो इनका आपको पैसा आएगा, जो आपके कस्टमर से आपको रिपेमेंट आएगी, एनबीएफसी को रिपेमेंट आएगी, वो काफी शॉर्ट अमाउंट होगी। क्योंकि आपने अगर मान लो कोई 10 करोड़ का लोन बांट दिया रिटेल कस्टमर को, तो उसमें से हार्डली आपको 1 करोड़ की रिपेमेंट आएगी विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर। बट जबकि आपको 10 करोड़ के लोन की रिपेमेंट आपको करनी है सिर्फ 24 महीने में या 12 महीने में। तो आपका यहाँ पे जो है आउटफ्लो जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इनफ्लो जो है बहुत ही कम आता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे असेट लायबिलिटी मिसमैच होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए एज ए बोरोवर, एज ए लेंडर, जब आप किसी एनबीएफसी को लैंड करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट मॉडल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि आप उसको प्रोडक्ट मॉडल को समझे। इसी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें, जहाँ पे हम गोल्ड लोन की बात कर रहे थे, जहाँ पे टेन्योर जो है 6 मंथ्स का या 9 मंथ्स का या 12 मंथ्स का दे रहे हैं, अगर हम उसको 24 महीने का लोन देते हैं, तो उसकी जो एसेट मैनेजमेंट है वो काफी प्लस में रहेगी, बिकॉज वो उसके पास जो रीपेमेंट है इसका वो कम करना पड़ेगा, जबकि प्रिंसिपल जो है उसका जो बोरोवर से जो उसका मेच्योरिटी है वो जल्दी हो रही है। तो उसके पास कैश इनफ्लो ज्यादा रहेगा और आउटफ्लो कम रहेगा। तो गाइज ये हमारा पोर्टफोलियो के अंदर देखने का, पोर्टफोलियो में ध्यान देने वाली बातें हैं जो अली। तो चलिए नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हम क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं, कि क्रेडिट रेटिंग जिसे बोलते हैं वो क्या होती है। तो जनरली आपने देखा जो वो क्रेडिट रेटिंग की एजेंसीज हैं, जिसमें इकरा है, आपका केयर है, आपका क्रिसिल है, और बहुत सारी एनबीएफसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो किसी भी एनबीएफसी या किसी भी फाइनेंस कंपनी या जनरल कॉर्पोरेट या किसी भी कंपनी की एक रेटिंग डिसाइड करती है।
वो रेटिंग कैसे डिसाइड करती है? ये बेसिकली क्या करते हैं कि अपने जो एनालिस्ट होते हैं वो बैंक या एनबीएफसी या जो भी क्लाइंट है उनका, उनके ऑफिस में भेजते हैं। उनके सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं। उसमें डीप डीप ड्राइव करके उसका एनालिसिस करते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। उनकी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं। उनकी बुक को स्टडी करते हैं। और उनके प्रीवियस रिपेमेंट हिस्ट्री को देखते हैं, उनके सिबिल रिकॉर्ड को देखते हैं, उनके बैंक इनफ्लो आउटफ्लो को देखते हैं। और उनकी रिपेमेंट कैपेसिटीज को देखते हुए उन्होंने जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है उस पोर्टफोलियो की क्वालिटी क्या है, उसमें क्या रिपेमेंट है, कितना डेलिवेंसी है, ये सारा देखते हुए वो अपनी एक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसे हम क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं कि किस लेवल की रिपोर्ट है। उसमें आपको देखेंगे आप ट्रिपल ए से स्टार्ट होके डबल ए से स्टार्ट होके डी तक की रेटिंग दी जाती है। तो जो ए कैटेगरी में रेटिंग वाली कंपनी होती है उसका एज्यूम ये किया जाता है कि वो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस जो कंपनी होती है, बहुत अच्छी कंपनी होती है, उनकी ए रेटिंग होती है। और ट्रिपल बी माइनस तक की जो कंपनी होती है वो एक डुएबल और गुड गुड कैटेगरी की कंपनी में माना जाता है। बट उससे नीचे जो जाती रहती है जिसमें डबल डबल बी हो गया या सी कैटेगरी हो गया या डी कैटेगरी, तो वो है जो डिफॉल्ट कर गई है। तो जो एनबीएफसी फंडिंग होती है वो नॉर्मली ट्रिपल बी माइनस रेटिंग जिनकी होती है उस तक की फंडिंग को फंड किया जाता है। ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है बट डिपेंड के बैंक और बैंक की पॉलिसी में मेजोरिटी ऑफ एनबीएफसी को ट्रिपल बी माइनस रेटिंग तक की रेटिंग पे ही फंड किया जाता है। तो गाइज ये हो गया रेटिंग का। सो गाइज लास्ट पॉइंट है इसमें जिसमें हम बात करते हैं कि इसमें सिक्योरिटी क्या होती है, कोलेटरल क्या होता है। तो सिक्योरिटी से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी इसमें एनबीएफसी जो है इस अपने लेंडर को क्या सिक्योरिटी दे सकती है। तो इसमें दो टाइप की सिक्योरिटी होती है। एक होता है आपका बुक डेट। बुक डेट का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है और मैंने अगर 10 करोड़ का लोन लिया किसी से, तो वो अपने 10 करोड़ पे कितने परसेंट या कितने टाइम्स जो है इस बुक्स का अपने ऊपर चार्ज क्रिएट कर लेगा। तो इसे हम बुक डेट बोलते हैं। तो जनरली ये आपका 1.1x मतलब 110%। अगर मैंने 10 करोड़ का लोन किसी एनबीएफसी को दिया है तो मैं उससे 11 करोड़ के जो है बुक अपने नाम पे ट्रांसफर कर लूंगा या उस पर चार्ज क्रिएट कर लूंगा। तो जिसे हम बुक डेट बोलते हैं। तो एक प्राइम सिक्योरिटी जो है वो यही है जहाँ पे हम बुक डेट की बात करते हैं। देन हमारा सेकंड सिक्योरिटी क्या है? सेकंड सिक्योरिटी है जो उसके प्रमोटर हैं, जो उस एनबीएफसी के प्रमोटर हैं, उनकी पर्सनल गारंटी जिसे हम पीजी बोलते हैं। पर्सनल गारंटी उनकी दी जाती है कि हमने जो ये 10 करोड़ का लोन लिया है इस लोन में मेरी पर्सनल गारंटी है कि इसको हम पूरा करेंगे और इसमें डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो ये दो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है ऑनवर्ड लैंडिंग में। थर्ड आप इसमें पीडीसीज ले सकते हैं। जो आपकी एनबीएफसी है उसके पीडीसीज ले सकते हैं, जिनकी आपने पीजी ली है उसकी पीडीसीज ले सकते हैं। फॉर दैट मैटर कि आप उसमें 138 का जो सेक्शन 138 है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो गाइज ये मेजर मेजर जो चीज़ें हैं एनबीएफसी को फंड करने के दौरान वो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अगली वीडियो में मैं इसको डिटेल से ब्रेकअप डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हर एक पॉइंट पे, बिकॉज ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो सकती है इसमें और काफ़ी डीप में इसको एनालिसिस किया जाता है। बट इसमें हर एक पॉइंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो ऊपर ऊपर से हमने अभी डिस्कशन किया ये सिर्फ 10% है। बाकी जो इसका डिस्कशन में जब पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे उसमें करते हैं। तो गाइस चलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।